नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज हम भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। आज हम संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखित है और वीडियो को बार बार देखना। बहुत से आर्टिकल आएंगे इसमें और जब तक आप बार बार नहीं देखेंगे, बार बार उनका मनन नहीं करेंगे, तब तक अनुच्छेद याद नहीं होंगे। कई बार शिकायत मिलती है कि अनुच्छेद याद नहीं होते हैं, तो बार बार देखेंगे वीडियो को और उस अनुच्छेदों में जो उसके कीवर्ड हैं उनको देखकर ही हम याद कर सकते हैं, उनको पहचान कर। देखिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट सभी से कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो में जो भी शिकायत हो, जो भी आपको प्रश्न के अंडरस्टैंडिंग हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करूँगा। तो देखिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। व्यवहारिक तौर पर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 में और अनुच्छेदों की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित हैं। भारतीय संविधान में राज्य के कर्तव्य हैं ये नागरिकों के प्रति कि भविष्य में क्या करेगा राज्य। अगर कुछ व्यवहारिक तौर पर बात करें तो एक प्रश्न बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए, किस देश के संविधान से ग्रहणित है। बात को ध्यान रखना। मुख्य रूप से तो आंसर है आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। लेकिन ऑप्शन में आयरलैंड ना हो तो क्या आंसर हो? तो ऑप्शन में आयरलैंड ना हो तो आपको ध्यान रहे कि जो भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था उसमें वर्णित थे भारत शासन अधिनियम। तो ये आंसर होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 उसमें निदेशक तत्वों के रूप में वर्णित थे। वही निदेशक तत्व क्या है? वर्तमान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और वैसे देश की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक कथन की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है और किसने कहा हुआ है? मुख्य रूप से एक भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे के.टी. शाह। ध्यान रखना, के.टी. शाह थे जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशकों के बारे में कहा था एक कथन। क्या कथन है वो? कि ये उस बैंक के चेक हैं जो बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ध्यान रहे, यह कथन किसका है? के.टी. शाह का है। और किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशकों के बारे में है। एक ऐसा ही साउंड मिला जुला कथन और है जो संविधान सभा बनाने हेतु अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव आया था। उस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह तो पोस्ट डेटेड चेक है, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। वो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में था, जबकि यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है। उस बैंक के चेक कितने? या किसने कहा? के.टी. शाह ने कहा, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो ये मुख्य रूप से कुछ बातें थी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं एक एक अनुच्छेदों का। तो देखिए पहला अनुच्छेद कहाँ से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 36 से, आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 छोटा सा की सिंपल सा की क्या है? इसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख, राज्य की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 36 में क्या है? इसमें राज्य की परिभाषा है। आप कहेंगे जब मूल अधिकार पढ़ाए थे तब मैंने एक आर्टिकल बताया था आपको, आर्टिकल 12, उसमें भी राज्य की परिभाषा है। हाँ, वही आंसर है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित राज्य की परिभाषा को भी कोई अनुच्छेद 36 के तहत राज्य माना जाएगा। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 36 में। तो राज्य की परिभाषा किसमें? मूलतः 12 में, और वही परिभाषा राज्य की परिभाषा होगी अनुच्छेद 36 में, ऐसा उल्लेखित है।
लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ जाए कि राज्य की परिभाषा को लेके अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 151, ऐसे अनुच्छेद 13 ऐसे ऑप्शन आ जाए, तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो इंडिविजुअल अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन 12 आंसर होगा, ध्यान रहे। लेकिन ऐसा आए गुट में कि सही गुट की पहचान कीजिए, 1 व 2, 1 व 3, 1 व 4, ऐसे आ जाए 2, 2 व 3, ऐसा ऑप्शन आ जाए, ध्यान रहे 1 व 2 दोनों, ये आंसर सही होगा, सही होगा। दोनों में परिभाषा है। इंडिविजुअल 12 में है, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अब हम अनुच्छेद नेक्स्ट 37 की बात करें। अनुच्छेद 37 में दो बातों का उल्लेख है। पहली बात तो ये ये अनफोर्सेबल है, यानी फोर्सेबल नहीं है। क्या कहेंगे? वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है? राज्य नीति बनाते समय इनको ध्यान में रखकर बनाएगा, नीतियां बनाते समय इनका ध्यान रखेगा। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 37 में। तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि इस बात से स्पष्ट यह होता है कि नीति नेतृत्व की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? सकारात्मक, यानी अधिकारों की नकारात्मक है। अधिकारों में उल्लेखित है कि राज्य ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, और इसमें उल्लेखित है कि राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा, ऐसा करेगा, इस बात का उल्लेख है। तो प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 से राज्य के नीति निरूपकों का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 38 में क्या उल्लेखित है? इस बात को ध्यान रखिए। अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य का उल्लेख है। कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 38 में है, यानी वेलफेयर स्टेट। इसमें अनुच्छेद 38 में है कि राज्य कैसा होगा? लोक कल्याणकारी होगा। जो आपने बेंथम मिल राजनीति विज्ञान में विचारक पढ़ते हो ना, उनका लोक कल्याणकारी राज्य है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, बेंथम का आपने कोटेशन सुना भी होगा। तो ये है। और अनुच्छेद 38 में ही आपको, जब मैंने प्रस्तावना वाला वीडियो पढ़ाया तो उसमें बताया था क्या सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अगर अनुच्छेद पूछे अनुच्छेद 38, और ये पूछे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ पर है संविधान में, तो दोनों का बात ध्यान रखनी है। एक प्रस्तावना में, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, दो जगह उल्लेखित है। एक प्रस्तावना में, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। दो जगह है, ध्यान रखना इस बात को। तो कल्याणकारी राज्य और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 38 में है। बात करें अनुच्छेद 39 की, ध्यान रखना 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याणकारी राज्य ये कीवर्ड है इसका। अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 में स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19A था, उसके तहत 6 स्वतंत्रताएं थी। इसी प्रकार राज्य के कर्तव्य 6 दिए गए हैं अनुच्छेद 39 में। क्या क्या करेगा? सबसे पहली बात तो कर लेते हैं हम कि अनुच्छेद 39 में मुख्य कीवर्ड क्या है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वो है समान कार्य के लिए समान वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में है। ये बातें हैं। अन्य और 5 बातें और भी हैं कि स्त्री पुरुषों को समान रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा राज्य, बच्चों को उचित वातावरण उपलब्ध करवाएगा राज्य, और आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण न हो इस प्रकार की व्यवस्था करेगा राज्य, यानी कि सभी सबको संसाधन या अवसर उचित मिले सभी को अलग अलग प्रकार से, और स्वास्थ्य के विरुद्ध
कार्य नहीं करवाएगा राज्य, यानी कि ऐसा कार्य नहीं करवाएगा जो नागरिकों के स्वास्थ्य के विरुद्ध हो राज्य के द्वारा। तो ऐसे सभी बातों का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 39 में है। लेकिन कीवर्ड ये ध्यान रखना है, समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 में। अब लगे हाथ है, हम अनुच्छेद 39A को भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 39A जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, यानी कि 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। और कोई तुम्हें यह पूछे कि अब तक जो संशोधन हुए हैं, कुल 104 संशोधन हो चुके हैं, तो अब तक जितने भी संशोधन हुए हैं उनमें सबसे विवादित, सबसे डिस्प्यूट वाला संशोधन कौन सा है? वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत ये जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया इसके तहत? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो निःशुल्क न्याय, और दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात है विधिक सहायता। विधिक सहायता, राज्य नागरिकों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। इस बात का उल्लेख है इसमें अनुच्छेद 39A में, जो बाद में जोड़ा गया 1976 में। ध्यान रखना इस बात को। इसी निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता के तहत 1987 में संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम कानून बनाया गया 1987 में। इसको क्रियान्वित करने के लिए 3 प्रकार के प्राधिकरणों की स्थापना की गई। कब? 1995 में। 1995 में 3 प्रकार के प्राधिकरण स्थापित किए गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्राधिकरण। कौन कौन से? एक तो आपने सुना होगा नलसा, एक सुना होगा आपने सलसा, एक सुना होगा आपने दलसा। ये 3 प्राधिकरण बनाए। नेशनल लीगल सर्विस ऑथराइजेशन, स्टेट लीगल सर्विस ऑथराइजेशन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथराइजेशन। यानी ये राष्ट्रीय स्तर पर, ये राज्य स्तर पर, ये जिला स्तर पर विधिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए गरीब, असहाय, निःशक्त, बेकार यानी बेरोजगारों को या बीपीएल परिवारों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण, राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण और जिला विधिक सहायता प्राधिकरणों की स्थापना की गई 1995 में, और अधिनियम बना 1987 में। अधिनियम का नाम क्या है? राष्ट्रीय विधिक सहायता अधिनियम 1987। यह अधिनियम बना। इस अधिनियम के तहत निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1995 में 3 प्रकार से 3 स्तर पर प्राधिकरणों की स्थापना की गई। तो ये था अनुच्छेद 39। ध्यान रखना, 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में बाध्यता के नहीं है, और राज्य इनके जब नीति बनाएगा, भविष्य में कानून बनाएगा, तो कानून बनाते समय इनको ध्यान में रखा जाएगा। और इस आधार पर हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। और 38 में लोक कल्याणकारी राज्य, और 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 39A में निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता। अब नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें, हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और आप नोट्स की कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं एक आर्टिकल का। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब तक आप बार बार वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको अनुच्छेद याद नहीं होंगे। बहुत बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको, जहाँ भी आपको संभव हो, चलते फिरते घूमते यात्रा करते वीडियो देखते रहें, सुनते रहें, तो आपको आर्टिकल बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। और आर्टिकल याद करने की एक ही ट्रिक है, वो है आपको उनमें कीवर्ड ढूंढने हैं कि कौन से का क्या कीवर्ड है। कल्याणकारी 38, जैसे समान कार्य समान वेतन 39, ऐसे कीवर्ड देखने होंगे। तो बात करते हैं अनुच्छेद 40 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। और इसके बारे में कुछ व्यवहारिक बात करें हम,
तो आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा कि वो ना तो संविधान सभा के सदस्य थे और ना ही संविधान सभा की बैठकों में भाग लेते थे। तो ऐसे में गांधी जी का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, और वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ? तो शुरुआत होती है अनुच्छेद 40 से। क्या शब्द उल्लेखित है कि राज्य पंचायती राज स्थापित करने का प्रयास करेगा। राज्य पंचायती राज की स्थापना करेगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज की स्थापना करने का प्रयास करेगा। कैसे गांधी फिलोसफी लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज्य और एक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो हिंद स्वराज्य में उल्लेखित है आत्मनिर्भर गांव। आत्मनिर्भर गांव, गांधी जी का सपना था कि भारत के गांव क्या बने? आत्मनिर्भर बने। उसके तहत ही उसने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? ग्राम स्वराज का। गांव स्वराज का। तो गांव स्वराज कब बनेंगे? जब गांव के लोगों का ही शासन हो। तो वो कैसे होगा? जब पंचायती राज अधिनियम स्थापित होगा। तो गांधी जी फिलोसफी कहाँ पर है? अनुच्छेद 40 में, पंचायती राज। अब अनुच्छेद 40 को जाना आपने कि इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। अनुच्छेद 41, 42 और 43। मैंने तीनों अनुच्छेद एक साथ लिखे हैं। क्यों लिखे? क्योंकि इनको याद करने का एक ही रिदम है। किस प्रकार? देखिए कि राज्य लोगों को काम देगा। काम कैसा देगा? बहुत अच्छी दशाओं में देगा, यानी कि मानवोचित दशाओं में। ऐसी दशाओं में? मानवोचित दशाओं में राज्य क्या देगा? काम देगा। कैसा देगा? मानवोचित दशाओं में देगा। और जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा। ध्यान रखना। तो देखो बन रही है ना रिदम। कैसे काम देगा? काम कैसे? ऐसे थोड़ी है कि कहीं भी लगा दे किसी भी काम में, अच्छा बुरा, जिसमें स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है, जीवन का खतरा हो सकता है, ऐसा नहीं। काम दे, अच्छी दशाओं के साथ में दे और वेतन भी दे, बढ़िया। तो बना रिदम। 41 में राज्य काम देगा नागरिकों को, मानवोचित दशाओं के साथ देगा 42 में, और जीवन निर्वाह हेतु योग्य क्या देगा? वेतन भी देगा। तो ऐसा 41, 42, 43 को आप याद कर सकते हैं तीनों आर्टिकलों को। इसके साथ साथ क्या उल्लेख है अनुच्छेद 41 में कि राज्य काम देगा और शिक्षा देगा, और क्या देगा? लोक सहायता देगा। क्या देगा? लोक सहायता देगा। इन तीन बातों का उल्लेख है। सिविल एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि अनुच्छेद 41 के तहत किन बातों का उल्लेख है या किन बातों का उल्लेख नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न। तो जब नहीं है तो चौथा जो भी ऑप्शन देगा वो गलत होगा। है तो ये तीन ऑप्शन सही होंगे। ये उल्लेख है काम, शिक्षा और लोक सहायता। और इस मानवोचित दशाओं के साथ साथ एक और बात है इसमें, वो क्या है? प्रसूति सहायता। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है, कुछ नगद में, कुछ एम्बुलेंस के रूप में, तो इन सब का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। अब जो खास इंपोर्टेंट जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्तमान करंट अफेयर्स को देखते हुए, भारत की जो वर्तमान की चर्चा परिचर्चा को देखते हुए, खबरों को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में ऐसा प्रश्न आ सकता है। क्या है इसमें? इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख, ध्यान रखना। समान नागरिकता का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 44 में। क्या है ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ध्यान रखना। क्या ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। कि राज्य देश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु प्रयास करेगा। इस बात का उल्लेख है। ये कीवर्ड है, इसको याद करने का। आप इस कीवर्ड से ध्यान रखते हैं। 4 दोनों शब्द समान है, यानी सभी समान हो, ऐसी संहिता लागू करेगा। संहिता मतलब कानून लागू करेगा। वर्तमान में ऐसी
ऐसा कानून भारत में नहीं है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट ये बात बहुत बार कह चुका है कि सरकार समान नागरिक संहिता हेतु कानून बनाए। दिल्ली हाईकोर्ट तो पिछले महीने ही 2-3 बार कहा है कि ऐसा प्रयास करे राज्य, लेकिन कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, संसद ऐसा प्रयास नहीं कर रही है वर्तमान में। लेकिन मोदी सरकार इसके लिए क्या है, कटिबद्ध है ऐसा कानून बनाने के लिए। शायद फॉर्मूला बन गया हो कमेटी में या विधि लीगल जो जानकार होंगे चर्चा का विषय हुई, और आने वाले समय में शायद 2024 तक ये शायद कानून लागू हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता हो, व्यवहारिक बात बता दूँ आपको मैं कि मुख्य रूप से भारत में इन दो धर्मावलंबियों के मध्य विवाद होते रहते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण देख लीजिए, चाहे वैसे भी प्राचीन काल से परंपरागत रूप से आधुनिक भारत में भी, तो हिंदू और मुस्लिम तो दोनों के कानून कुछ मात्रा में लगभग सेम है। 90-95% कानून दोनों के लिए सेम है, लेकिन 5-10% कानून अभी भी हैं जो सेम नहीं है। दोनों को अलग अलग कानून है दोनों के लिए। कौन कौन से? विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के, और गोद लेने को लेकर के, और उत्तराधिकार नियम को लेकर के। उत्तराधिकार नियम को लेकर के कानून अलग अलग हैं दोनों में। तो आपने बहुत सी कंट्रोवर्सी देखी भी होगी अपने विवाह को तलाक को लेकर के। 3 तलाक का कानून है, और विवाह को लेकर के तो देखिए कैसे कैसे। आपको मैं 2 विवाद बताता हूँ, बड़े ही रोचक विवाद है। एक तो है शाहबानो विवाद। शाहबानो, इसके पति थे अहमद खान, उसने इसको तलाक दे दिया था शाहबानो को। और आपको पता होना चाहिए कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है 1937 का, ध्यान रखना, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है 1937 का कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, उसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिला को तलाक मिलने के बाद उसको 3 माह तक ही भत्ता मिलेगा जीवन यापन हेतु। लेकिन शाहबानो विवाद जो 1985 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि इनके पति कोर्ट में वकील थे, जानी मानी हस्ती थी, और इस शाहबानो के 5 संतानें थी, और अब अनुमान लगा सकते हैं कि 70-75 की उम्र में तलाक मिल जाना, 5-5 संतानें होना, तो अपना जीवन यापन कैसे करेगी, अपना गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिएगी। इसको लेकर के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसे उम्र भर क्या मिलेगा, भत्ता मिलेगा। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, इस फैसले को बदल दिया, एक अध्यादेश जारी करके इस फैसले को बदल दिया 1985 में, और कहा कि यही नियम लागू रहेगा। ऐसे में शाहबानो को क्या नहीं मिला, भत्ता नहीं मिला कानून के तहत। तो व्यवहार में बातें कुछ भी हो सकती हैं। और एक है सायरा बानो विवाद, ये तो वर्तमान का करंट का ही है, 2017 का, जो 3 तलाक को लेकर था। किसको लेकर था? 3 तलाक को लेकर कि इसके पति ने किसी भी चिट्ठी के, टेलीफोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, किसी भी प्रकार से 3 बार बोलना होता है तलाक, तो तलाक हो जाता है। इस अधिनियम के तहत, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक हो जाता है। तो ऐसे में सायरा बानो के पति ने इसको तलाक दे दिया, तो इसको अवैध माना सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि ऐसे तलाक मानने नहीं होगा। तो क्योंकि मुसलमानों में इस कानून के तहत कहें या फिर शरीयत के अकॉर्डिंग कहें, एक तो बासरा एक बेसरा, 2 कानून चलते हैं। तो बेसरा जो कानून है, शरीयत का कानून है, उसके तहत 3 प्रकार के तलाक होते हैं। एक तो तलाक ए हसन, एक तलाक ए अहसन, एक तलाक ए बिद्दत। तो ये 3 तलाक हैं, ये तलाक ए बिद्दत माना जाता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक घोषित कर दिया। तो इस प्रकार अलग अलग कानून हैं। क्यों? क्योंकि सभी को समानता का अधिकार, आपने पढ़ा होगा, तो अनुच्छेद 14 का और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है। क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया कि हम भी तो नागरिक हैं देश के, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों है? क्योंकि कानून की समझ क्या है, सभी समान हैं। तो हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों है? तो दोनों के लिए समान कानून हो जाए, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी धर्मावलंबी हो, तो जब ऐसा कानून हो जाएगा उसे कहा जाता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड।
तो वर्तमान में ऐसा नहीं है, कुछ मात्रा में, लगभग मात्रा में है, कुछ में नहीं है। तो कानूनी तौर पर ऐसा हो तो सबके लिए समान हो जाएगा। तो ये था हमारा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें। अब साथ साथ नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यूज करके, और अपनी जो नोट्स बुक है उसमें आराम से सुंदर सुंदर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में खास बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें व्यवस्था थी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है 6 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देगा कौन? राज्य। बाद में इसमें संशोधन किया गया 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ा करके प्राथमिक शिक्षा कर दिया गया, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देगा कौन? राज्य। इस बात का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 46 की बात करें, ध्यान रखना 45 में शिक्षा, इस बात का ध्यान रखना है। वर्तमान में कितनी है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। तो 46 में मुख्य रूप से 2 बातें हैं। पहली बात तो क्या कि ये तो अनिवार्य है, पहली बात तो कि राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए तो शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ये कहा गया, अनिवार्य हो गया, करेगा ही। और ये भी कहा गया है कि जो दुर्बल वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। किसकी? शिक्षा की। ध्यान रखना, शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा ही, साथ में दुर्बल वर्ग के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा। ये है अनुच्छेद 46 में। ध्यान रखना 45 और 46 दोनों में शिक्षा का उल्लेख है। उसमें सभी बच्चों के लिए है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कोई भी हो, इसमें स्पष्ट है एससी, एसटी और दुर्बल वर्ग। बात करें अनुच्छेद 47 की, तो अनुच्छेद 47 में मुख्य रूप से 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि राज्य का कर्तव्य, इस शब्द का उल्लेख है, और किसी भी अनुच्छेद में ये शब्द नहीं है। प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसा कंपटीशन एग्जाम में कि राज्य के कर्तव्य होगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? 47 में। जबकि ये कहा जाए कि इस राज्य के कर्तव्य कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं, जबकि राज्य के कर्तव्य है ये किसमें है? अनुच्छेद 47 में इस बात का उल्लेख है। कौन कौन से कर्तव्य हैं? ध्यान रखना 3 कर्तव्य हैं मुख्य रूप से। एक तो है कि राज्य क्या करेगा? अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध करवाएगा, सभी नागरिकों को अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध करवाएगा। और क्या करेगा? अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवाएगा, ध्यान रखना। और क्या करेगा? अच्छा पौष्टिक पोषाहार उपलब्ध करवाएगा। ये राज्य के 3 कर्तव्य हैं। और जीके की दृष्टिकोण से मैं आपको याद दिलाऊं, आपने कहीं पढ़ा होगा यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका एक अभिकरण है जिसका नाम है यूएनडीपी, जिसका विस्तारित रूप होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसने 1990 के दशक में एक विचारक थे, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, और एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था महबूब उल हक। इन दोनों ने मानव विकास सूचकांक जारी किया, विभिन्न देशों का मानव विकास सूचकांक जारी करने का फार्मूला तय किया। मानव विकास सूचकांक जारी करने का एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूला के मुख्य 3 सिद्धांत कौन से हैं? वही 3 स्थान है, जीवन स्तर, स्वास्थ्य और पोषाहार। इस पोषाहार की जगह आय का उल्लेख है, ध्यान रखना इस बात को। किसका उल्लेख है? प्रति व्यक्ति आय का या राष्ट्रीय आय का, इस बात का उल्लेख है। तो यही जो प्रारूप है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लेखित है कि जीवन स्तर उपलब्ध करवाएगा, अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवाएगा और पोषाहार उपलब्ध करवाएगा। तो ध्यान रखना राज्य के कर्तव्य हैं। और दूसरी बात क्या है इसमें उल्लेखित? इसमें दूसरी बात उल्लेखित है कि राज्य मादक पदार्थों
का निषेध करेगा। ध्यान रखना, किसी राज्य में जब शराबबंदी होती है, जैसे बिहार गुजरात में आपने सुना होगा, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 47 के तहत, कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिससे मादक पदार्थों का निषेध हेतु कानून बनाएगा। तो शराब निषेध या शराबबंदी कौन से अनुच्छेद में? 47 में। ये प्रयास करेगा ऐसा उल्लेख है। राजस्थान सरकार के द्वारा, तो गुजरात सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा इस हेतु प्रयास किए गए, शराबबंदी की गई, मादक पदार्थों का निषेध किया गया। अब बात करें अनुच्छेद 48, खास इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 48। क्या बातें उल्लेखित इसमें? इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि राज्य कृषि हेतु उन्नत तकनीक उपलब्ध करवाएगा। कृषि के विकास हेतु राज्य क्या करेगा? उन्नत तकनीक की व्यवस्था करेगा या उपलब्ध करवाएगा। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात है इसमें पशु वध व गोवध निषेध करेगा। देखो, किसी भी पशु का नाम नहीं है, गाय की हत्या का निषेध हेतु प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 48 में वर्णित है। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, यहाँ से ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है कि गो हत्या का निषेध कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 48 में। ऐसा प्रयास करेगा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास नहीं किया गया, राज्य सरकारों द्वारा किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश के द्वारा गो हत्या निषेध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, पशु वध निषेध हेतु भी प्रयास करेगा। लगे हाथ है, ये भी जान लेते हैं कि अनुच्छेद 48 ए या के, अब स्पष्ट हो रहा है, इससे कैपिटल है यानी बाद में जोड़ा गया। बाद में कब जोड़ा गया? ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया इसमें? कि राज्य पर्यावरण संरक्षण करेगा। ध्यान रखना, क्या करेगा? पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास करेगा। और दूसरी बात क्या है, बहुत खास इंपोर्टेंट है, पिछली बार रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। क्या करेगा? 48A में क्या वर्णित है कि राज्य वन व वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रयास करेगा। वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रयास करेगा। तो वन व वन्य जीव संरक्षण कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 48 क में, जो 1976 में बाद में जोड़ा गया। तो ये मुख्य रूप से एक बार फिर दोहरान कर देता हूं इनका मैं। 45 में शिक्षा है कौन सी? बच्चों की, बाद में इसे प्राथमिक बना देगा 6 से 14 वर्ष। 46 में क्या है? ST SC और दुर्बल वर्गों की शिक्षा का उल्लेख है। 47 में क्या है? राज्य के कर्तव्य हैं 3, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, पोषाहार आदि। और क्या है? मादक पदार्थ यानी शराब निषेध कहाँ पर है? अनुच्छेद 47 में है। और 48 में क्या है? कृषि की तकनीक उपलब्ध करवाएगा और गोवध निषेध का उल्लेख है अनुच्छेद 48 में। 48 के में क्या है? 48 के में पर्यावरण का संरक्षण या वन व वन्य जीव संरक्षण। तो इस प्रकार से ये राज्य के नीति निर्देश होते 48 तक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बार बार देखना वीडियो को, और यूज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं आराम से, सुंदर सुंदर है। अब बात करते हैं 49, 50 और 51, 3 अनुच्छेद और हैं, बड़े इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं तीनों ही, ध्यान रखना। अनुच्छेद 49 की बात करें तो सिंपल सा ये ध्यान रखना, इसमें जो हमारे प्राचीन स्मारक हैं, नाम सुने होंगे आपने, स्मारकों में स्तंभ हो सकते हैं, गढ़ दुर्ग किले हो सकते हैं, महल हो सकते हैं, हवेलियां हो सकती हैं, और प्राकृतिक स्थल जिसमें नदी, झरने, तालाब, कुंड, बांध, झीलें आदि हो सकती हैं, और ऐतिहासिक स्थल आदि का क्या करेगा? का संरक्षण हेतु प्रयास करेगा, सुरक्षा करेगा। कैसे करेगा?
जो भी हमारे प्राचीन स्मारक हैं उनकी प्राकृतिक स्थलों की और ऐतिहासिक स्थलों का क्या करेगा, संरक्षण करेगा कौन, राज्य। तो अनुच्छेद 49 में इन सब बातों का उल्लेख है। इसी कारण से गढ़ दुर्ग किले संरक्षित हैं सरकार के द्वारा अधिनियम बना करके, कानून बना करके। अनुच्छेद 50 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और एग्जाम में आया हुआ अनुच्छेद है 50। क्या है इसमें, आर्टिकल 50 में है कि राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूमेटरी और जुडिशरी दोनों अलग अलग रहें, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर दोनों क्या रहे, अलग अलग रहे, दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, इस हेतु राज्य प्रयास करेगा। और इस हेतु राज्य के द्वारा प्रयास किया गया। आपको मैं याद दिला दूं कि जब 24 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दिल्ली में, तब से लेकर के 1950 से लेकर के 1989 तक न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसी की सलाह पर करते हैं। कैसे करते हैं, अभी उसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। तो पहले क्या था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रही है, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे करता है व्यवहार में काम, अनुच्छेद 74 के तहत व्यवहार में काम करता है मंत्री परिषद की सलाह पर, और मंत्री परिषद की सलाह का मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो तब तक नियुक्ति ऐसे हो रही है। बाद में इसे अव्यवहारिक माना गया और इस बात को खंडित कर दिया गया और नई व्यवस्था शुरू की गई 1989 में, वो है कोलेजियम प्रणाली। कोलेजियम प्रणाली। इन सभी बातों का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम जब कार्यपालिका यानी संघ सरकार पढ़ेंगे। इससे अगला भाग 5 अनुच्छेद 52 से 123 तक जो पढ़ेंगे उसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कोलेजियम प्रणाली के तहत व्यवस्था की गई कि अब से न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका से नहीं होगी। कैसे होगी, कोलेजियम प्रणाली का आधार पर होगी। कोलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और 4 होते हैं सदस्य। अध्यक्ष होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सदस्य होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर मोर जजेस। ये 4 सदस्य जो सीनियर होते हैं जज, वो इसके सदस्य होते हैं। ये सलाह देंगे किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो वर्तमान में यही क्रिया क्रियान्वित है, इसको निरस्त कर दिया गया। क्यों, क्योंकि राज्य 50 में कहा गया संविधान में कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या करेगा, पृथक्करण करेगा। अब लास्ट हमारा अनुच्छेद है 51, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 51 में क्या है, तो सीधी सी बात है, अगर एक शब्द में कीवर्ड याद करें तो विदेश नीति का उल्लेख है। भारतीय विदेश नीति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 में है। जो पंचशील सिद्धांत आपने सुना होगा कि 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य समझौता हुआ था। पंचशील, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। उन्हीं सिद्धांतों को, या यूं कहें कि भारतीय विदेश नीति किस धर्म पर आधारित है, बौद्ध धर्म पर। महात्मा बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत थे उन पर आधारित है। कौन कौन से, विभिन्न विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना और अनाक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ऐसे 5 सिद्धांत हैं जिन पर आधारित है भारतीय विदेश नीति। तो भारतीय विदेश नीति का उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 51 में है। तो इस प्रकार हमने जाना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, बड़ी विस्तार से व्याख्या की। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आए तो भी कमेंट करके बताएं, नहीं आए तो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको मैं और अच्छे से विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो लगे हाथे मैं आपको 2 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक टॉपिक बता देता हूँ। किससे संबंधित, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित और अधिकार संबंधित। देखो इस तरफ तो है फंडामेंटल राइट, और इस तरफ ले लेते हैं हम डीपीएससी, डायरेक्ट टू स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अंतर क्या है इनमें, इनमें बड़ा कौन है,
या इनमें से ताकतवर कौन से हैं, तो ये ध्यान रखें। सबसे पहले देखो इनकी प्रकृति बताया मैंने, तो इनकी प्रकृति सकारात्मक है, इनकी क्या होगी, नकारात्मक है। और मैंने आपको उदाहरण देकर ही बताया था कैसे, उल्टा हो रहा है, इनकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, क्योंकि अधिकार क्या करते हैं, राज्य को मना करते हैं कि ऐसा नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, जबकि ये राज्य को आदेश दे रहे हैं। ये कैसे हैं, सकारात्मक है, ये कुछ करने को कह रहे हैं, ये कुछ करने को कह रहे हैं, ध्यान रखना। इनको लागू करने के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इनको लागू करने हेतु हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। इनको यानी इन पर वाद विवाद हो सकता है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, जबकि इनको लागू करने के लिए वाद विवाद नहीं हो सकता है। ऐसे अंतर करना आपको। और क्या है कि इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, तो ध्यान रखना। आपको मैं कुछ विवाद बताता हूँ। एक लड़की है मद्रास की जिसका नाम है चंपाकम, चंपाकम दोराइजन, त्रुटि हो सकती है नाम में, चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास। ध्यान रहे, पहले मद्रास नाम था, वर्तमान में तमिलनाडु है, तो मद्रास ही लिखेंगे, बनाम मद्रास सरकार 1951 का विवाद है ये। इसमें क्या किया गया कि मद्रास में जाति के आधार पर आरक्षण दे रखा था और इस चंपाकम को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि यह अन्य कास्ट की थी, तो इसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल 5 आधार दे रखे हैं, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, तो उसमें केवल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। तो इसने कहा कि मेरा अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसने कहा कि चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास सरकार में कि अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकती है सरकार, असंशोधनीय है, अधिकार क्या है, बड़े हैं, ऐसा कहा गया इसमें। और एक विवाद और आया, गोलकनाथ विवाद है, गोलकनाथ विवाद 1967 का, ये भी अधिकारों संबंधित है। इसके बाद में एक बड़ा फेमस विवाद है, आपको पता होना चाहिए कौन सा, वो है 1973 का केरल के जो रहने वाले थे, जिसका नाम मेरे दिमाग से थोड़ा फिसल रहा है, तो फिर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 1973 का विवाद है वो, तो उसमें कहा गया कि अधिकारों में संशोधन कर सकती है कौन, संसद, किया जा सकता है। उसके बाद में अधिकारों में संशोधन किया गया 42वें संशोधन के द्वारा बार बार। और इसके बाद में जो मुख्य विवाद आया वो था मिनर्वा मिल्स का, मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 का, 1980 का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, ये क्या लगा रखा है कि नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं या फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई किसी पर हावी नहीं है, दोनों ही एक सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। ये कहा दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि इस चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास सरकार विवाद में उसने संसद ने एक पहला संविधान संशोधन किया और क्या कर दिया, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी, 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई और उस अनुसूची में 31A 31B 2 अनुच्छेद जोड़ करके और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया और कहा गया 31C में, क्या कहा गया 31C में कि कुछ अधिनियम या कुछ कानून ऐसे होंगे जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची बारे में कहा गया कि इस पर न्यायालय में चुनौती या न्यायालय में इस पर विवाद या सुनवाई नहीं हो सकती है। और ये कहा गया कि जो अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 39B जो कानून बने हैं उनको लागू करने के लिए अनुच्छेद 31C के अनुसार
मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान रखना, आरएएस में आया हुआ प्रश्न है ये कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशित तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। 31C के तहत कि 39A और 39B को लागू करने के लिए 31C के तहत नीति निर्देशित तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसा विवाद होते आ रहे थे, तो मिनिमम मिल्स विवाद 1980 में कहा गया कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, इनमें कोई किसी पर प्रभावित नहीं है, कोई किसी पर प्राथमिक नहीं है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये प्रमुख विवाद थे राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को लेकर के। धन्यवाद। और आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।